आज हम रीजनिंग का सुपर सेट दूसरा देखेंगे। यदि आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 81 और 9 का जो आपस में संबंध है, उसी प्रकार 169 के साथ कौन सी संख्या का संबंध है, यह आपको बताना है। यह हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यह पता करेंगे कि यहाँ पर 81 और 9 का संबंध आपस में कैसे है। फिर हम यहाँ पर उसी प्रकार 169 के साथ यहाँ पर संख्या को बता देंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो को रोक लेना है और प्रश्नों को खुद से भी सोल्व करने की कोशिश करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि जैसे 81 से 9 कैसे लिखा या फिर 9 से 81 कैसे लिखा, ये हम देखेंगे। ठीक है, आप इधर से भी देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं, बस हमें इन दोनों में आपस में संबंध देखना है। तो सबसे पहले अगर हम संख्या को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर आपको वर्ग दिखाई दे रहा है। कैसे, देखिए, जैसे यहाँ पर जो 81 है किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो 9 लिखा वो 81 इसका वर्ग है, तो यहाँ पर इसको 9 को लिख दिया है, मतलब यहाँ पर इसका वर्ग वाला लॉजिक लग रहा है। ठीक है, जैसे ये 81 है, 81 किसका, 9 का वर्ग है, तो यहाँ पर 9 लिखा है। ठीक है, 81 क्या है, 9 का वर्ग है, तो यहाँ पर 9 लिखा है। उसी प्रकार हम यहाँ पर बता देंगे कि जो 169 है किसका वर्ग है, तो यहाँ पर वो संख्या आ जाना चाहिए। तो 169 आपको पता होगा ये किसका वर्ग है, 13 का वर्ग है। किसका, 13 का वर्ग। तो 13 का वर्ग यहाँ पर है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे 13, तो हमें ऑप्शन में 13 नहीं दिया है, तो ये लॉजिक तो लगी है, लेकिन हमें ऑप्शन में संख्या नहीं दी है, तो ये प्रश्न इस लॉजिक से सही नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, दूसरी लॉजिक लगाना होगा। अब दूसरी लॉजिक क्या लगाएंगे, यहाँ पर हमने वर्ग देख लिया, घन तो होगा नहीं, तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर हम डिजिट वाली लॉजिक लगाते हैं। डिजिट मतलब इनके डिजिट के योग करेंगे। जैसे 81 अगर हम यहाँ पर आपस में जोड़ देंगे तो 8 और 1 क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, और 9 यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पर लॉजिक मिल चुकी है कि हमें डिजिट का योग करना है, तो संख्या प्राप्त हो रही है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और 6 7, 7 में 9 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पर क्या होना चाहिए, इस हिसाब से 16 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 16। क्या आपको ऑप्शन में 16 दिख रहा है, तो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो लॉजिक कहीं सारी लग सकती, बस हमें आपको सही लॉजिक का पता करना है और ऑप्शन में देखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए शब्दों का वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, जैसे भाई दिया है, पिता दिया और चित्रकार दिया है। इनके बीच वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये आपको बताना है। तो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको तीनों शब्दों को ध्यान से देखना है कि आप उनको जानते हो या नहीं जानते हो। जैसे यहाँ पर हमें देखिए भाई दिया है, पिता दिया और चित्रकार दिया है, तो हम तीनों को जानते हैं। अब क्या करना, आपको 100% प्रश्न को सही सोल्व करने के लिए आपको एक एक शब्द का डायग्राम बनाना, तो आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। आप लोग क्या करते हैं, तीनों का एक साथ बनाने की कोशिश करते हैं, उस कंडीशन में प्रश्न कभी कभी गलत डायग्राम बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक शब्द का डायग्राम बनाएंगे। तो मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी एक शब्द का डायग्राम बनाते हैं और सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लो पहले शब्द का डायग्राम बना लेते हैं। तो पहले हमें भाई दिया, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, भाई का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्या करा, भाई का डायग्राम बना लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हम यहाँ पर दिया पिता। आप चित्रकार का भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर लाइन से चल रहे हैं, तो अभी हम क्या करेंगे, पिता का डायग्राम बनाएंगे। अब पिता का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जैसे हमने जो अभी यहाँ पर भाई का डायग्राम बनाया, कि इनका पिता से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे क्या कुछ पिता भाई होते हैं, क्या कुछ भाई पिता होते हैं, तो आप कहोगे हाँ होते हैं। जैसे कोई पिता है तो वो किसी का भाई भी होता होगा, और कोई भाई है तो वो किसी का पिता भी होगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो डायग्राम बनेगा, भाई और पिता का कुछ कुछ वाला हिस्सा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम दोनों का कुछ कुछ रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया चित्रकार। अब चित्रकार का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने अभी यहाँ पर भाई और पिता का दोनों का डायग्राम बना लिया, क्या इनका चित्रकार से कोई संबंध है या नहीं है। ठीक है, तो आप कहोगे देखिए, जैसे भाई जो है वो चित्रकार हो सकता है, हाँ हो सकता है। क्या पिता चित्रकार हो सकता है, हो सकता है, लेकिन सभी के सभी नहीं होते, कुछ होते हैं
कुछ नहीं भी होते हैं, लेकिन सभी के सभी नहीं होते। तो यहाँ पर जो डायग्राम बनेगा, जैसे कुछ भाई भी हमारा चित्रकार हो सकता है तो कुछ भाई का ले लेंगे, कुछ पिता भी हो सकता है तो कुछ पिता भी ले लेंगे, और सारे के सारे नहीं होते, कुछ माताएं भी चित्रकार हो सकती, तो इसीलिए इतना हिस्सा हम खाली छोड़ेंगे। तो जो डायग्राम बनेगा वो तीनों शब्दों का कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। बताइए, यहाँ पर आपको 2 आकृतियाँ दी है, इनमें कितने त्रिभुज है ये आपको बताना। और मैंने आपको कहा है कि वीडियो को रोकना और प्रश्न को खुद से सोल्व करने की कोशिश करना है, क्योंकि मैं तो आपको यहाँ पर आपको प्यार से सोल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अपनी ओर से भी सोल्व करना है। तो बताइए यहाँ पर कितने त्रिभुज है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने वर्ग कैसे ट्रिक से काउंट करना वो बता दिया था, इस वीडियो में आपको मैं ट्रिक इसकी त्रिभुज की भी बता दूंगा। ठीक है, देखिए जैसे आपने देखा होगा कि आपको कुछ इस प्रकार की आकृतियां देखने को मिलती है हमेशा, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी आकृतियों में भी आपको छोटी छोटी ऐसी आकृति देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम कैसे गिनते हैं, जैसे यहाँ पर हम कॉलम में संख्या लिखते हैं, जैसे देखिए ये पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको 3 हो जाएंगे। तो इस आकृति में 3 वर्गों की संख्या। ठीक है, ये ट्रिक आपको लगाना है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे हमें इस प्रकार की आकृति यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो यही वाली हम ट्रिक लगाएंगे तल से। ठीक है, आपको हमेशा तल से लगाना है। जैसे इसमें देखेंगे तो ये हमारा पहला तल है। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉलम गिनेंगे, तो गिनिए कितने, तो आपको होगा सर 1 और ये हमारा 2। यहाँ से गिनेंगे तो यहाँ पर भी कितने, तो ये भी हमारा 1 और यहाँ पर 2। ठीक है, तल से गिनना है। इधर वाले में गिनेंगे, जहाँ पर देखिए जैसे इसमें गिनेंगे तो यहाँ पर कितना 1, फिर यहाँ पर 2, फिर ये 3 है। और यहाँ से गिनेंगे तो यहाँ पर भी 3 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 और ये 3 है, और यहाँ पर भी 3 दिखाई दे रहा है। हम क्या करेंगे, इस प्रकार यहाँ पर संख्या को लिख लेंगे। ठीक है, कॉलम में जैसे कॉलम में वैसे गिनते गिनते लिखना है। अब क्या करना है, आपको सभी को जोड़ देना, जैसे हमने अभी जोड़ा है। तो इधर जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आपको होगा सर 3 हो जाएंगे। यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, यानी कि 3 3 6। तो इस वाली आकृति में हमें 6 देखने को मिल रहे हैं। इधर जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 1 और 2 3 6 हो जाएंगे। ठीक है, और इधर जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो 6 6 6 मतलब यहाँ पर कितने 18 है। ठीक है, कितने 18 है। तो यहाँ पर हमें पहली वाली में 6 है, दूसरी वाली में 18 है। तो ऑप्शन में देख लीजिए 6 और 18, 6 18 में ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो इस ट्रिक को आप नोट कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पर एक और ट्रिक बता देता हूँ, जैसे आपको एक आकृति इस प्रकार की भी देखने को मिलती है। ठीक है, कैसी कुछ इस टाइप की, कैसी कुछ इस टाइप से आपको आकृति देखने को मिलती ऐसी वाली। तो ऐसी में आपको कैसे गिनना है, तो यहाँ पर आपको ऐसा करना है, इसमें भी आपको अंदर बॉक्स में संख्या लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4, जितने बॉक्स है उसका डबल कर देना। जैसे 4 है तो 4 का डबल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। तो यानी कि इस आकृति में 8 त्रिभुज है। ठीक है, कितने 8 त्रिभुज है, तो आपको ये वाली ट्रिक भी याद रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हम प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। बताइए, यहाँ पर आपको संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है, इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। तो देखिए, जब भी आपको श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करना, तो सबसे पहले मैंने क्या बता रखा कि संख्या को ध्यान से देखना कि संख्या कैसे लिखी है, क्या किसी का वर्ग लिखा या फिर किसी का घन लिखा या फिर अभाज्य संख्या लिखा, इन चीज़ों को आपको सबसे पहले देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या में मैं जैसे देखिए ये वर्ग और घन दिखाई दे रहा है, ये वर्ग और घन दिखाई दे रहा है, ये हमारा वर्ग है। लेकिन बाकी संख्या ऐसी कोई वर्ग नहीं है, 32 किसी का वर्ग नहीं है ना घन है, 128 ना किसी का वर्ग है ना घन है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अंतर देख लेंगे। या फिर आपको क्या करना है, अगर संख्या घटती है बढ़ती है, जैसे देखिए 64 के बाद 32, 32 के बाद फिर 128, अगर संख्या घटती है बढ़ती है तो आपको पहले कोशिश करना है कि एक छोड़ के एक देखना है, या फिर आप शुरू से भी देख लोगे तब भी कुछ नहीं होगा, हो जाएगा। जैसे देखिए एक छोड़ के एक देखते हम सबसे पहले, तो यहाँ पर 64 के बाद हम सीधे क्या करेंगे, 128 को देखेंगे तो इसका 2 गुना हो रहा है, 64 का 2 गुना 128। फिर 128 से क्या करेंगे, 256 को देखेंगे तो 128 का भी यहाँ पर 2 गुना 256। अब हम बची हुई संख्या को देखते हैं, जैसे 32 से 64 को देखेंगे तो आपको सर यहाँ पर 2 गुना हो रहा है, तो अगली यहाँ पर हमें संख्या बताना, तो क्या करेंगे 2 गुना करेंगे, तो 64 का 2 गुना 128 होता है, तो यहाँ पर 128 होना चाहिए। क्या ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में हमें सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगर आप मान लो एक छोड़ के एक नहीं भी देखते हैं तो क्या करते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे 64 से अगर हम 32 को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर 2 से भाग दिया गया है,
फिर 32 से क्या करेंगे 128 को देखेंगे तो 32 दूना 64 यानी कि यहाँ पर 4 गुना हो रहा है, ठीक है। फिर 128 से 64 को देखेंगे तो फिर से यहाँ पर 2 से भाग दिया गया है। फिर 64 क्या करेंगे 256 को देखेंगे तो यहाँ पर वापस से 4 गुना हो रहा है। तो अभी हमें अगला बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले भाग दिया फिर 4 गुना, फिर भाग दिया फिर 4 गुना, तो यहाँ पर हम वापस से 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या होगा 128 होगा। तो इस तरीके से भी आपका आंसर जो वो वही होगा 128, ठीक है। अब बढ़ते हम प्रश्न 5 पे। 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बताइए। यहाँ पर आपको ए बी सी डी वाले 3 पैटर्न है। इस पैटर्न में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। ये हमारा लुप्त संख्या वाला प्रश्न है, लुप्त पद ज्ञात करना, मिसिंग नंबर, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको लुप्त संख्या के प्रश्न को सोल्व करना, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको क्या करना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उस जगह पर बाकी की आकृति में कैसे संख्या लिखी वो देखना। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह में यहाँ पर मिल रहा है तो ये हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर 18 कैसे लिखा है और यहाँ पर 14 कैसे लिखा, ये हम सबसे पहले पता करेंगे। फिर उसी तरीके से यहाँ पर हम संख्या को बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 14 का पता करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है 84 और यहाँ पर क्या लिखा है 12। इन दोनों संख्याओं को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 14 मिले। तो आप कहोगे कि अगर हम यहाँ पर भाग देंगे, क्योंकि गुणा करने पर तो संख्या बढ़ती है जबकि वहाँ तो छोटी संख्या लिखी है, तो प्लस भी नहीं कर सकते, माइनस भी करेंगे तो 14 नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं इसमें इसको काट देते हैं। जैसे देखिए भाग देता हूँ 12 का, अगर मैं 84 के साथ भाग देता तो 12 7 84, यहाँ पर भाग देने पर कितना आ रहा था आप कहोगे 12 7 84, कितना आ रहा 7 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा 7 आ रहा, और यहाँ पर 14 लिखा मतलब 2 गुना कर लेंगे तो हमारे पास 14 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे 7 दूनी 14 हो जाएंगे। सेम लॉजिक यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर भी भाग देंगे तो देखिए यहाँ पर 9 का 81 में भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा 9 9 81, यानी कि 9 बार में जा रहा है। और इसको भी क्या करेंगे 2 गुना करेंगे तो 2 गुना करने पर कितना आएगा 18 आएगा, और 18 भी यहाँ पर लिखा है। तो हमने यहाँ पर जिस तरीके से 14 और 18 का पता कर लिया है, अब उसी तरीके से जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर हम संख्या को बता देंगे। सबसे पहले भाग देंगे तो भाग दीजिए 11 8 88, यानी कि 8 बार में जाएगा। इसका क्या कर लेंगे 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर 8 का 2 गुना तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होना चाहिए 16 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 16 होना चाहिए। क्या 16 आपको ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में हमें दिया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। कभी कभी लॉजिक लगाने के बाद भी हमें ऑप्शन में नहीं मिलता तो हमें फिर दूसरी लॉजिक सोचना पड़ता है, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि जियोग्राफी को 729 और पॉलिटी को 216 तो हिस्ट्री को कैसे लिखा जाएगा, मतलब हिस्ट्री बराबर क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। हमें यहाँ पर जिस प्रकार से जियोग्राफी बराबर, ठीक है, जियोग्राफी बराबर यहाँ पर 729 लिखा है और पॉलिटी बराबर 216 लिखा है, तो हिस्ट्री बराबर क्या होगा ये हमें बताना है। तो कोशिश कीजिए बताने की कि कैसे लिखा है। तो यहाँ पर देखिए जिसे हम संख्या को सबसे पहले नज़र में देखेंगे तो यहाँ पर आपको घन दिखाई दे रहा है, किसका, तो ये 9 का, और यहाँ पर 216 मतलब ये 6 का घन दिखाई दे रहा है। सीधे सीधे घन दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी कहीं ना कहीं घन होगा। अब इसने घन कैसे लिखा, तो यहाँ पर हम लॉजिक को देखते हैं। घन कैसे देख सकते हैं, जियोग्राफी यानी कि जब भी लेटर का कोड संख्या में दिया जाता है उन लेटरों को संख्या में बदलना है। अब संख्या में कैसे बदलना है, तो देखिए जैसे संख्या में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, या तो उनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं या फिर उनको गिनते भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्लेस वैल्यू करेंगे तो बड़ी संख्या होगी, हम गिन लेते हैं। कैसे गिनेंगे, जैसे जियोग्राफी में कितने लेटर है, तो यहाँ पर देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर टोटल 9 लेटर है। कितने लेटर है 9, और यहाँ पर 9 का घन लिखा मतलब गिन के घन कर दिया है। सेम लॉजिक यहाँ पर तरीका 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितने लेटर है, तो आप कहोगे 6 लेटर है, और यहाँ पर 6 का घन लिखा मतलब यहाँ पर भी 6 का घन कर दिया है। तो सेम लॉजिक यहाँ पर लगा देंगे, गिन लेंगे तो यहाँ पर हिस्ट्री में कितने हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर क्या करेंगे 7 है, तो यहाँ पर भी हम 7 का घन कर लेंगे। 7 का घन कितना होता है, तो जो 7 का वो घन होता है वो 343 होता है। कितना होता है 343। ऑप्शन में देख लीजिए 343 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी लॉजिक है लेकिन प्रैक्टिस करने से हमें ये लॉजिक आती है। बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे।
7 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि असंगत का चयन करें। अब आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिए, इनमें से 3 एक जैसे एक अलग है, उसका चयन करके आपको बताना। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लेटर का चयन करना, लेटर भी पूछे जाते हैं असंगत में और संख्या भी और शब्द भी पूछे जाते हैं। तो मैं हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्रश्न को ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे सबसे पहले यहाँ पर संख्या दी है, तो संख्या को हम ध्यान से देखेंगे। जैसे कि 17 का संबंध, मतलब 17 और 400 समूह में लिखे, तो इनका संबंध कैसे हम ये देख लेंगे कि आखिर ये कैसे लिखे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको देख लेंगे। फिर 12 का 225, 21 का 529, 18 का 439। तो ध्यान से देखने पर आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा होगा, जैसे देखिए ये जो 400 वे क्या है, 20 का वर्ग है। यानी कि अगर हम इसमें 3 जोड़ देते हैं तो कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, और 20 का वर्ग करेंगे तो ये 400 यहाँ पर पीछे लिखा है, ठीक है। कितना 400 लिखा है, तो आपको यहाँ पर 400 दिखाई दे रहा है। सेम लॉजिक हम नीचे लगा के देखते हैं। जैसे 12 में 3 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 15, और 15 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे तो 15 का वर्ग कितना होता है, 225, 225 यहाँ पर लिखा है। फिर 21 में भी क्या करेंगे, 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 21 3 24, और 24 का वर्ग करेंगे तो 24 का वर्ग कितना होता है, आपको पता होगा 576 होता है। कितना होता है, 576 होता है। और यहाँ पर कितना लिखा था आपको, हो गया यहाँ पर 529, जबकि ये 23 का वर्ग है, तो ये अलग जा रहा है। इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 18 को भी क्या करेंगे, 18 में 3 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 18 3 21, और 21 का वर्ग करते हैं तो 21 का वर्ग 441 होता है, तो वो यहाँ पर लिखा है। तो अभी जो आपको यहाँ पर पैटर्न दिखाई दे रहा है, जैसे 20 का वर्ग लिखा है, 15 का वर्ग लिखा है, 21 का वर्ग, ये 3 प्लस कर करके लिखा है। लेकिन यहाँ पर जो क्या हो रहा है, इसमें 3 प्लस करने पर 24 आ रहा है, जबकि यहाँ पर जो वर्ग लिखा है वो 23 का लिखा है। तो यहाँ पर जो 2 प्लस हो रहा है, इसमें कितना प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ है, बाकी में सभी में 3 प्लस हुआ है, बाकी सभी में क्या हुआ, 3 प्लस हुआ है। तो ये जो हमारा सी वाला ऑप्शन ये अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति से परिचय कराते हुए गीता ने कहा कि यह मेरे पिता के पुत्र का एकलौता पुत्र है। तो गीता का उसके लड़के से क्या संबंध है, ये आपको बताना। उस लड़के से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। तो ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का, और यहाँ पर इशारे करने वाला प्रश्न दिया है। तो जब भी आपको इशारे करने वाला प्रश्न मिले तो आपको वहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले देखिए, जब आपको इशारा करने वाला प्रश्न मिले तो आपको खुद को लेके प्रश्न को सोल्व करना है। कैसे, देखिए, जैसे मान लो एक व्यक्ति से परिचय कराते हुए गीता ने कहा, क्या कहा कि यह मेरे पिता के मतलब आपके पिता के पुत्र का, आपके पिता का पुत्र मतलब आपका भाई, आपके पिता के पुत्र का एकलौता पुत्र है, ठीक है। आपके पिता का पुत्र मतलब आपके भाई का एकलौता पुत्र है। तो गीता का उस लड़के से क्या संबंध है, यानी कि यहाँ पर वो लड़का गीता मतलब वो लड़के की गीता क्या लगेगी, उस लड़के की गीता क्या लगेगी। तो आप कहोगे कि जैसे जो लड़का है वो अपने भाई का लड़का है, तो अपने भाई का लड़का है मतलब अपन क्या कहते हैं कि अपने भाई की बहन अपनी क्या लगती है, अपने पिता की बहन अपनी क्या लगती है, तो आप कहोगे बुआ लगती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर डायग्राम से कोशिश करता हूँ समझाने की। जैसे देखिए, एक व्यक्ति से परिचय कराते हुए गीता ने कहा कि यह मेरे मतलब जैसे ये गीता है, ठीक है, ये गीता का मैं जी ले रहा हूँ, ये गीता है, ठीक है, ये गीता है। तो ये कह रहा है कि यह मेरे पिता के मतलब इसका पिता, तो यहाँ पर मैं इसके पिता ले लेता हूँ, यह मेरे पिता के पुत्र मतलब यहाँ पर गीता का भाई होना चाहिए, पुत्र मैं बना देता हूँ, मेरे पिता के पुत्र का एकलौता पुत्र है। एकलौता पुत्र कौन है, तो जो आदमी जो है वो एकलौता पुत्र, तो यहाँ पर मैं आदमी कर लेता हूँ, ठीक है। ये आदमी जो क्या है एकलौता पुत्र है। तो गीता का उस लड़के से क्या संबंध है, तो यानी कि उस लड़के की गीता क्या लगेगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इसका पिता है और ये पिता की बहन है गीता, तो पिता की बहन है तो क्या लगेगी, बुआ लगेगी। तो ऑप्शन में देखेंगे बुआ कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो ऐसा आपको खुद को लेके प्रश्न को सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है।
प्रश्न करा कि वर्ष 2013 के समान कैलेंडर वर्ष कौन सा होगा, कैलेंडर वर्ष कौन सा होगा ये आपको बताना है। मेरे पास कमेंट आया था कि सर आप घड़ी और कैलेंडर के प्रश्नों को ऐड नहीं करते हो प्रैक्टिस सेट में, तो बहुत कम पूछे जा रहे हैं, लेकिन ठीक है मैं कर रहा हूँ अभी। ठीक है, मैं सभी चैप्टर का ऐड कर लूँगा धीरे धीरे, आप टेंशन ना लो। ठीक है, तो देखिए जैसे आपको यहाँ पर बताने कि वर्ष 2013 के समान कैलेंडर कौन सा होगा, बताइए इसके समान। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए मैं ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना है कि जैसे 2012 है, ठीक है, ये लीप वर्ष है। ठीक है, अब लीप वर्ष के बाद क्या आएगा, 2013 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 2014 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 2015 आ जाएगा, फिर वापस से 2016, मतलब फिर से लीप वर्ष आ गया। ठीक है, कितना फिर से लीप वर्ष, तो ये भी हमारा क्या है, एक लीप वर्ष है, ये भी हमारा लीप वर्ष है और ये भी हमारा लीप वर्ष है। ठीक है, बीच में सामान्य वर्ष है, बीच में क्या है, सामान्य वर्ष है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जब भी आपको ऐसा मिले तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि इस वाले में लीप वर्ष में आपको 28 प्लस कर देना है। तो यहाँ पर भी हम मतलब समान वर्ष बताने के लिए आपको 28 प्लस करना है, और लीप वर्ष के तुरंत बाद आपको 6 प्लस करना है, कितने 6, और जैसे उसको छोड़ देंगे तो आपको बाकी में 11 प्लस करना है। ठीक है, तो इधर से अगर तुरंत बात करें तो 6 प्लस करना, अगर तुरंत पहले करें तो 11। तो ये आपको इतना सा याद रखना है। ठीक है, आपको इतना सा याद रखना, लीप वर्ष में हमेशा 28 प्लस करना है, और बाकी में लीप वर्ष के तुरंत बाद उसमें 6 प्लस कर देना है, और उसमें 2 और 3 का मतलब छोड़ के है तो आपको उसमें 11 प्लस करना है। तो अभी हमें किसमें 13 का बताना है, तो ये जो 2013 है ये 12 के तुरंत बाद है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए यहाँ पर 19 आ जाएगा, यानी कि इसके समान जो कैलेंडर होगा वो 2019 होगा। ऑप्शन में देखिए 2019 कहाँ पर दिया है, 2019 हमें दोनों ऑप्शन में दिया है, तो हम दोनों ऑप्शन को सही मान लेंगे। ठीक है, हो सकता है कि एक ऑप्शन में अलग होना था, तो ऑप्शन नंबर बी डी सही जवाब हो जाएगा 2019। अब मान लो मैं अगर आपको ये कहता कि 2011 का समान कैलेंडर, मैं आपको यहाँ पर ये कहता कि 2011 का समान कैलेंडर कौन सा होगा, तो आप क्या बताते हैं कि आप क्या बताते हैं कि ये जो है ये 12 से जस्ट पहले, मतलब लीप वर्ष से जस्ट पहले। ठीक है, लीप वर्ष से जस्ट पहले है, इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर 11 फिर यहाँ पर 10 आता, तो ये लीप वर्ष से जस्ट पहले, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 11 प्लस कर देते हैं। ठीक है, 11 प्लस कर देते तो 22 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, बी और डी सही जवाब होगा। बढ़ते हम प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है कि एक घड़ी में 3:20 बजे हैं, तो उसका जल प्रतिबिंब समय क्या होगा ये आपको बताना। बताइए, ये हमारा जल प्रतिबिंब है, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं ऐसे वाले। ठीक है, बाकी कोण निकालने के भी होते हैं, वैसे मैं घड़ी पे फुल वीडियो बना रखा हूँ, चाहो तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक घड़ी में 3:20 बजे हैं, तो उसका जल प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो देखिए जैसे आपको क्या करना है, जब घड़ी में 6 से ज़्यादा बजे, जैसे 7 बजे 8 बजे, तो उसे 18:30 में से घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 6:30 में घटाना होगा। क्या करना होगा, 6:30 में घटाना होगा अगर आपको पहले है तो, और इससे अगर 6 से ज़्यादा बजी हो तो उसको क्या करना होगा, 18:30 में घटाना होगा। अगर आपको कोई 59 मिनट दिया तो उसको क्या करना होगा, 17:90 में से घटाना होगा। ठीक है, जैसे कि मतलब आपको 11:59 दे दिया है, 1:59 दे दिया, तो आपको फिर 17:90 में से घटाना है। तो अभी तो ये 6 से पहले दिया है, तो उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर 6:30 में से घटा लेंगे। तो 6:30 में से घटा लेंगे तो घटाई कितना आ रहा है, तो आप कहोगे 0 का 0, 3 में से 2 जाएगा तो 1, और यहाँ पर टाइम का टाइम वैसे अनुपात रख देंगे, 6 में से 3 जाएगा तो 3। तो यहाँ पर जो हमारे पास समय निकल के आया वो कितना आ रहा है, वो 3:10 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3:10। अब 3:10 ऑप्शन में देखेंगे तो नहीं दिया है, लेकिन आप कहोगे 24 घंटे की जब हम घड़ी देखते हैं तो वहाँ पर 12 के बाद क्या बचता, 13, 14, 15, 16, 17 बचता है, तो 3:10 मतलब 15:10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो तो आप ऐसे, अगर आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा तो आप इसमें से भी घटा सकते हो। ठीक है, इसमें से भी घटा लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0, फिर 1, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको 24 घंटे की घड़ी दो तो आप इसमें से भी घटा सकते हो, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगर आप इसमें से घटाओगे तब भी आपका देखिए कितना 3:20 दिया, तो यहाँ पर हम 3:20 को घटा लेते हैं, तो
तो 3 20 को घटाने के लिए क्या करेंगे, 3 20 को घटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें से देखिए 90 में से 20 को सीधे घटाएंगे तो कितना बचेगा, 70 बचेगा। और 17 में से 3 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, जो यहाँ पर हमारे पास आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 3 घटाएंगे तो 14 बचेंगे। तो ये जो समय आ रहा है ये गलत आएगा, क्योंकि ये मैंने 59 वाले में बताया था, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या करा, प्रश्न करें कि एक पासे के विभिन्न फलक पर 6 अक्षर ए टी एम पी एस और आर अंकित है। नीचे दिए गए पासों में आर का विपरीत क्या होगा। बताइए, आपके पास 2 पासे हैं और आपको यहाँ पर आर का विपरीत बताना है। तो कोशिश कीजिए सोल्व करने की। जब भी आपको एक से अधिक पासा हो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, वहाँ पर कॉमन सतह देखना है, चाहे लेटर हो, चिन्ह हो, शब्द हो, अक्षर हो, कुछ भी हो, आपको क्या करना है, कॉमन सतह देखना है। तो यहाँ पर इन दोनों पासों में कॉमन सतह क्या दिखाई दे रही है, तो आपका यहाँ पर जवाब होगा कि दोनों पासों में हमें यहाँ पर एम कॉमन दिखाई दे रहा। क्या दिखाई दे रहा, एम कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको कुछ इस प्रकार के लिख लेंगे, जैसे ये पहले पासे का, ये दूसरे पासे का। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, कॉमन से घड़ी की दिशा में चलना है। तो पहले में चलेंगे तो हमें यहाँ पर टी मिला, फिर टी से आगे चलेंगे तो यहाँ पर हमें ए मिला। तो जैसा मिला वैसा लिख लेंगे, टी मिला फिर ए मिला, वैसे ही लिख लेंगे। अब दूसरे में चलते हैं, दूसरे में चलेंगे तो हमें यहाँ पर पी मिला, आगे चलेंगे तो हमें एस मिला। तो जैसा मिला वैसा इसको भी दूसरे पासे के नीचे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इनको आमने सामने कर लेंगे, ए के सामने एस, एस के सामने ए, टी के सामने पी, पी के सामने टी, एम के सामने क्या हो जाएगा, जो नहीं दिखाई दे रहा है। तो कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है, आप कहोगे जैसे यहाँ पर ए टी एम पी एस और आर दिया है, तो इसमें से हमें आर नहीं दिखाई दे रहा, तो इसको काट के यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर को लिख लेंगे, ठीक है। किसको, आर को। तो अभी यहाँ पर हमने जिसको आमने सामने किया वो एक दूसरे के विपरीत है। ए का एस, एस का ए, टी का पी, पी का टी, एम का क्या हो जाएगा, आर, आर का एम हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर किसका पूछा, तो हमें यहाँ पर आर का पूछा, तो आर का एम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगर आपका ए का पूछा जाता तो आप आसानी से एस बता देते, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति श्रृंखला में अगली आकृति ज्ञात करें। बताइए, ये आकृति श्रृंखला का प्रश्न है और यहाँ पर आपको अगली आकृति बताना है। तो देखिए, जब भी आपको आकृति श्रृंखला में प्रश्न को सोल्व करना है तो आपको एक एक चीज़ को देखते हुए चलना है, हर आकृति में एक एक पैटर्न में। जैसे कि मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो, जैसे कई चिन्ह हो, लेटर हो, कुछ भी बिंदियाँ हो, उनको एक एक को देखते हुए आपको आगे चलना है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न CGL, CHSL इनमें SSC में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम पहली आकृति को देखते हैं तो पहली आकृति में हमें मान लो ये स्टार वाले को देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसके कितने 4 कोने हैं। पहली से दूसरी को देखेंगे तो ये पूरा भरा हुआ था, फिर ये खाली है और इसमें 5 हो गए, जैसे 1 2 3 4, तो कितने 4 कोने हैं, ठीक है। फिर पहली से दूसरी में देखेंगे तो ये खाली हो चुका है और 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 हो चुके हैं। कितने, 5 कोने, मतलब 5 कोने हो चुके हैं। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरी से तीसरी को देखेंगे तो ये वापस से भर चुका है और यहाँ पर गिनेंगे कोने 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 कोने हो चुके हैं और ये वापस से भर चुका है। फिर यहाँ से क्या करेंगे, तीसरी से चौथी को देखेंगे तो यहाँ पर पूरे और वापस से ये खाली हो गया और कोना देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर कोने 7 हो चुके हैं। तो पैटर्न को समझिए। अब कोने यहाँ पर जो आकृति होगी इसके कोने 8 होंगे और जैसे ये भरी थी, फिर खाली, फिर भरी, फिर खाली, तो यहाँ पर वापस से भरी हुई होगी। तो भरी हुई होगी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो हो नहीं सकता, हम पहले एलिमिनेट कर देते हैं। अब यहाँ पर 8 कोने वाला होना चाहिए, तो 8 कोने वाला यहाँ पर हम गिनते हैं। इसमें गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों में 8 कोने हैं। अब कोने तो दोनों में 8 है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए और बी तो नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, कोई एक और गलती निकालते हैं। क्या गलती निकालते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे ए लिखा है, ए के बाद यहाँ पर बी लिखा है और सी, मतलब अगर हम इसको ऐसा देखते हैं, ए से अगर सीधे देखेंगे तो ए से बी और बी के बाद तुरंत यहाँ पर सी, यानी कि यहाँ पर सी लिख दिया और इस बी को उठा के इसने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, तुरंत बात थी। और यहाँ पर डी लिखा है, इसका मतलब क्या है कि देखिए, जैसे यहाँ पर बी सी सी डी और ये जो सी है, इस वाले को यहाँ पर करा गया है और इसमें एक प्लस हो रहा है, ठीक है। जहाँ पर देखेंगे तो मान लो हम ऐसे देख लेते हैं, जैसे ए से बी, ठीक है, ए से बी और डी से सी, हमने इसको छोड़ दिया अभी, और यहाँ से देखेंगे तो सी से बी भी हो रहा है, मतलब ये तो माइनस हो रहा है।
तो यहाँ पर हम किस लेटर को रख देंगे। तो जैसे यहाँ पर हम एक को छोड़ रहे हैं हम, तो बी से सीधे डी, डी से सीधे यहाँ पर ई आ जाए ना, ई से एफ आएगा। यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, ई आ जाना चाहिए, ई से सीधे यहाँ पर एफ आएगा। ठीक है, इस प्रकार का देखेंगे। या फिर हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे देखते हैं, यहाँ पर ए से, ठीक है, इधर गया बी, यहाँ पर क्या हुआ, सॉरी नीचे गया बी, और फिर इधर आया सी, ऊपर का है डी। जैसे मैं अगर देखूँ, इस कोने में क्या है, ए है, ठीक है, इस कोने में क्या है, पहली आकृति को देख रहा हूँ, इस कोने में मतलब पहली सभी में दूसरी को देखता हूँ, तो दूसरी में यहाँ से इस कोने में भी क्या आ गया, बी आ गया। ये जो एक प्लस हो गया यहाँ पर इस कोने में बी आ गया, मतलब इस कोने में आया। ठीक है, और दूसरी से तीसरी को देखूंगा तो जो बी है, बी से प्लस हो गया, यहाँ पर सी आ गया, मतलब वो इस कोने में आ गया है, इस कोने में आ गया है। उसके बाद वापस से देखेंगे यहाँ पर तीसरी से चौथी को, तो ये सी था। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी इस कोने में नहीं आया था यार, सॉरी यार, देखिए जैसे हमने दूसरी को देखा था, तीसरी में सी क्या हुआ था, यहाँ पर भी आया था, अब तीसरी में सी यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्लस होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, चौथी को देखेंगे तो सी में एक प्लस होकर यहाँ पर चौथी में डी यहाँ पर आ चुका है, क्या आ चुका है, डी। तब हम हमें पांचवी में देखना है, तो देखिए यहाँ पर ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो यहाँ पर वापस से ई आ जाएगा। एक प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। और ई के बाद क्या करेंगे, जैसे इसने यहाँ पर आया था तो ई के बाद यहाँ पर एफ, लेकिन हमें यहाँ पर तुरंत सामने वाली देखना है, तुरंत सामने वाली देखना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पर एफ आ जाएगा। तो ये हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप ऐसे देखोगे तो यहाँ पर देखिए ऐसा पैटर्न, फिर ऐसा पैटर्न, फिर ऐसा पैटर्न, फिर ऐसा पैटर्न, तो पैटर्न ऐसा ही रहेगा, ऐसा रहेगा, तो ऐसा यहाँ पर है, ऐसा भी आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये वाले नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए पैटर्न में कागज को मोड़ा और काटा गया है, उसे खोलने पर कैसा दिखेगा, ये आपको बताना है। ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है, और इतने से हिस्से को हमें क्या करना, मोड़ना काटना है, मतलब इसको मोड़ेंगे, और मोड़ने का हमें यहाँ पर तरीका दिखाया गया है। पहले कह रहा है कि आपको ऊपर से इधर, आपको क्या करना, ऊपर से ऐसे मोड़ना है। ऊपर से मोड़ेंगे तो देखिए, ऊपर से मोड़ेंगे तो यहाँ पर ये जो आपने प्रतिबिंब वाले को समझा होगा, तो यहाँ पर ये इसका ऐसा ही यहाँ बन जाएगा इस साइड, और ये उल्टा पलट जाएगा, और यहाँ पर ये ऐसा आ जाएगा, और यहाँ पर ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अगर हम ऐसी गलती भी निकालते हैं तो आपको यहाँ पर जो गलती निकाल दे रही होगी कि ये ऐसा तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। यहाँ पर ये ऐसा भी नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, और यहाँ पर ये ऐसा भी नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। हमारे पास जो ऑप्शन है वो सी वाला सही जवाब हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम और चेक करते हैं। अब इसका कहना कि आप पूरे को इधर से ऐसे मोड़ दीजिए, तो पूरा मोड़ देंगे तो यहाँ पर ये चले जाएगा, यहाँ पर वाला वो भी नीचे, ये इधर वाले इधर चले जाएगा, और यहाँ पर भी वो सेम ऐसे चले जाएगा, और यहाँ पर भी वो सेम ऐसे ही चले जाएगा। तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हमें, जो इस प्रकार का यहाँ पर हमने देखा वो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो हमने एलिमेंट करके पहले लगा दिया था, लेकिन फिर भी चेक कर लिया है, आपका जो है वो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर प्रतिबिंब जैसा काम करता है, जैसे आप मोड़ोगे वैसे छप जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या करा, प्रश्न करा कि उससे विकल्प का चयन करें, मतलब उससे विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई एक्स आकृति मौजूद है, घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब आपको उस आकृति को देखना है जो एक्स आकृति है। ठीक है, ये एक्स आकृति किस विकल्प में मौजूद है, आपको घुमाने की अनुमति नहीं है। तो देखिए जो एक्स आकृति किस विकल्प में वैसी की वैसी दिखाई दे रही है। देखिए, तो हम यहाँ पर विकल्प में ध्यान से देखते हैं कि किस विकल्प में दिखाई दे रही है। तो जैसे सबसे पहले मैं अगर ध्यान से देखूं तो मुझे कहाँ से कौन सी दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है सबसे पहले इतना सा हिस्सा। ठीक है, ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा, ये वाला, फिर यहाँ से ऊपर ले जाएंगे, इसको यहाँ से पूरा करेंगे तो ये यहाँ से पूरा हो रहा है। फिर यहाँ से इसको यहाँ पर ले जाएंगे तो यहाँ से यहाँ पर जा रहा है। फिर यहाँ से थोड़ा सा इसको ऐसे मोड़ेंगे तो ये वाला ऐसा मोड़ भी रहा है। फिर इसको नीचे मोड़ देंगे तो ये वाला नीचे भी मोड़ रहा है। फिर यहाँ पर गोल है तो यहाँ पर भी गोल है। तो ये जो प्रॉपर तरीके से हमें जो मैच हो रहा है वो केवल हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। बाकी में देखोगे तो कहीं कहीं इसको प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पर फिट होती हुई नहीं दिखाई दे रही, केवल डी में दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ऐसे प्रश्न को तो आप चुटकियों में सोल्व कर लोगे। अब बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है।
प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि कौन सा विकल्प आकृति दी, मतलब कौन सा विकल्प दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, मतलब कौन सी विकल्प आकृति दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, ये आपको बताना है। बताइए, मतलब यहाँ पर ऐसा है कि जो आकृति दी है इसमें एक हिस्सा गायब है, यहाँ पर किस विकल्प आकृति को रख देंगे कि ये आकृति हमारी पूरी हो जाएगी। तो कीजिए कोशिश, कौन सी आएगी। तो देखिए सबसे पहले आकृति को समझिए। जैसे इधर देखेंगे तो ये जो यहाँ पर आपको जो निशान मतलब डिजाइन दिखाई दे रही है, ठीक है, ये जो डिजाइन दिखाई दे रही है वो डिजाइन इसके सामने भी, मतलब ये दोनों आमने सामने है। तो अगर हम देखेंगे कि जो डिजाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है वो डिजाइन फिर उसके सामने होना चाहिए, कहाँ पर, तो यहाँ पर होना चाहिए। तो इस प्रकार इस साइड वाली में कहाँ पर आकृति को देखेंगे, तो जैसे देखिए एक ही आकृति में आपको दिखाई दे रहा है ये वाली डिजाइन दिखाई दे रही है, तो ये वहाँ पर उसके सामने होना चाहिए इसके जैसे। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी सी डी तो होगा ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को रखेंगे तो आकृति हमारी पूरी हो जाएगी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति पैटर्न का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। दी गई आकृति पैटर्न का दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। पिछली वीडियो में मैंने समझाया था, आपको 2 क्वेश्चंस दिया था कि इसकी एमेंडर का प्रतिबिंब बताना, मतलब इसका प्रतिबिंब इस साइड कैसा बनेगा। तो देखिए जब दर्पण आपको खड़ा देखने को मिले तो दाएं बाएं का चेंज हो जाएगा, जब दर्पण आपको आड़ा देखने को मिलेगा तो ऊपर नीचे का चेंज हो जाएगा, ठीक है। आड़ा मतलब जल प्रतिबिंब और खड़ा मतलब दाएं बाएं, सिंपल सा दर्पण है। तो यहाँ पर हमें खड़ा देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर ऊपर नीचे की चीज़ें चेंज हो जाएगी, सॉरी मतलब दाएं बाएं का चेंज हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, दाएं बाएं। तो दाएं बाएं का चेंज हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, बीच वाली लाइन तो वैसी रहेगी और ये वाली लाइन भी वैसी रहेगी, ठीक है। अब ये जो बी है यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ये बी है तो यहाँ पर लाइन कैसी हो जाएगी, तो यहाँ पर ऐसी हो जाएगी और यहाँ पर भी ये वाली जो लाइन है वो ऐसी हो जाएगी, ठीक है। और जो बी है वो इधर आके कैसा दिखाई देगा, तो इधर आके वो बी ऐसा दिखाई देगा। अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो हमें देखिए यहाँ पर बी होना चाहिए, नहीं है, यहाँ पर बी होना चाहिए, नहीं है। इन दोनों में देखिए यहाँ पर बी है और यहाँ पर बी है, तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई सा एक होगा। अब बाकी हम जैसे डॉलर है तो डॉलर देखिए ये दाएं हैं तो ये बाएं हो जाएगा और ये बाएं था तो वो दाएं हो गया, तो डॉलर अभी यहीं पे रहेगा। और डॉलर कैसा दिखाई देगा, कुछ इस टाइप सा दिखाई देगा। तो हम डॉलर देखते हैं तो यहाँ पर डॉलर ये जो है वो किधर चले गया, ये तो वैसे भी हमने गलत निकाल दिया था। ये दोनों में देखेंगे तो दोनों ऑप्शन में डॉलर सेम है। तो हम क्या करते हैं, अभी बाकी की और चीज़ें देखते हैं। जैसे ये वाला है, ठीक है, ये वाला उस साइड चले जाएगा, किस साइड चले जाएगा, मतलब ये जो यहाँ पर इस साइड आ जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ऊपर वाला जो वो इस साइड चले जाएगा, कहाँ पर, यहाँ पर चले जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन में देखेंगे तो हमें देखिए कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर होना चाहिए था और यहाँ पर होना चाहिए था। तो ये ऑप्शन नंबर ए वाला भी नहीं होगा, ये हट जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रतिबिंब डी की तरह दिखाई देगा, कैसा, डी की तरह। अब बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर आपको जैसे पहला शब्द कॉलेज, दूसरा स्कूल, तीसरा रोजगार, चौथा वेतन और 5वां बच्चा दिया है, तो इनको हमें तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। इनका मतलब क्या है कि आपको शुरू से मतलब छोटे से बड़े यानी कि या तो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, आरोही या अवरोही, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम कैसे इसको, जैसे ऑप्शन में देखें तो सभी में 5-5 भी दिया है। मतलब देखिए सबसे पहले बच्चा आएगा, मतलब सबसे पहले एक बच्चा होगा, तो बच्चा है, ठीक है, तो मैंने 5 को ले लिया, एक बच्चा है, ठीक है, बच्चा है। अब बच्चा क्या करेगा, तो सबसे पहले बच्चा स्कूल जाएगा। बच्चा क्या करेगा, स्कूल जाएगा, तो मैं 2 को ले लेता हूँ। स्कूल गया, स्कूल जाने के बाद स्कूल जाने के बाद फिर वो क्या करेगा, स्कूल कंप्लीट होने के बाद कॉलेज जाएगा, तो फिर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 1 को ले लेता हूँ। कॉलेज कंप्लीट होने के बाद वो क्या करेगा, तो वो रोज़गार की तलाश में रहेगा, तो यहाँ पर तीसरा आ जाएगा। और रोज़गार उसको मिल गया तो फिर रोज़गार के बाद उसको क्या मिलेगा, तो आप कहोगे रोज़गार मिल जाएगा तो उसको फिर आसानी से वेतन मिलेगी, तो वेतन मतलब यहाँ पर चौथा आना चाहिए। तो इस प्रकार का, जैसे आप पहले बच्चे थे होंगे, फिर आप स्कूल गए होंगे, फिर स्कूल के बाद आप कॉलेज गए होंगे, अभी आप रोज़गार के तलाश में हो, इसीलिए तो आप इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि देखिए बाद में आपको वेतन मिलेगा। तो ठीक है, आप यहाँ पर हो अभी तो रोज़गार के तलाश में हो, लेकिन आपका यहाँ पर जो प्रश्न है वो इस प्रकार का सोल्व होगा, ठीक है। तो 5 2 1 3 4 ऑप्शन में देखिए 5 2 1 3 4 5 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का आपको तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। बढ़ते हम प्रश्न 18 पे।
18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर दी गई व्यंजक का मान ज्ञात क्या होगा, बताइए। यानी कि यहाँ पर आपको 20 और 10 को आपस में बदल देना है समीकरण में, तो मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए, समीकरण हमें यहाँ पर 10 लिखा है, मैं यहाँ पर समीकरण को लिख लेता हूँ, ठीक है। समीकरण में 10 लिखा है, तो मैंने यहाँ पर 10 लिखा। हमें किसको बदलना है? तो 10 और 20 को बदलना है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर निशान लगा देते हैं, हमें इन दोनों को बदलना है। तो 10 की जगह मैं सीधा क्या करता हूँ, 20 को लिखता हूँ और प्लस का चिन्ह, और 30 को तो मैं वैसा ही लिखूंगा और माइनस, ठीक है। और क्या करूंगा, जो संख्या है 5 को भी वैसा ही लिखूंगा, गुणे का चिन्ह वैसा ही लगाऊंगा, और 20 की जगह भी यहाँ पर मैं 10 को लिख दूंगा, क्योंकि 10 और 20 को बदलने के लिए कह रहा है। फिर यहाँ पर भागित का चिन्ह लगा लूँगा। अब इस समीकरण को मैं बोर्ड मास रूल पे सोल्व कर लूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर भाग देना, तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, और 5 का 5 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 और ऊपर से उतारेंगे 30, माइनस 5 का 5 के साथ गुणा कर देंगे भाग के बाद, तो कितना आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे। अब यहाँ पर 25 आया, अब हम प्लस कर लेते, तो 20 और 30 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 20 30 हमारे पास 50 हो जाएंगे। 50 में से क्या करेंगे, 25 को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास कितने बचेंगे, प्लस का 25 बचेगा। तो 25 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा, 25 होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी 4 किमी उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 3 किमी चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 4 किमी चलता है। उसके शुरुआती बिंदु से सबसे छोटी दूरी क्या है, ये आपको बताना है। ये हमारा दिशा दूरी का प्रश्न है। तो सबसे पहले आप दिशा दूरी को समझ लीजिए, जिसे हम क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह बनाते हैं। ऊपर की ओर क्या होता है, उत्तर होता है, और उसके जस्ट नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, और राइट में क्या होता है, पूर्व होता है, और लेफ्ट में पश्चिम होता है, ठीक है। ये दिशा आपको याद होगी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रश्न को ट्रिक से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चला के बता देता हूँ। सबसे पहले एक आदमी, ठीक है, यहाँ पर मैं कलर चेंज करता हूँ। एक आदमी 4 किमी उत्तर की ओर चलता है। मान लो यहाँ पर कोई आदमी है, 4 किलोमीटर उत्तर में जा रहा है। उत्तर कहाँ पर है, तो आपको होगा यहाँ से ऊपर है, तो ऊपर है तो ये ऊपर की ओर पहले जाएगा। और कितना जा रहा है, 4 किलोमीटर, तो 4 लिख देता हूँ। फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब ये ऊपर 4 गया उत्तर में, यहाँ पर पहुँच रखा हो। अब दाएं मुड़ेगा तो इसका दाएं इस साइड हो जाएगा, और कितना चल रहा है, 3 किलोमीटर। फिर कह रहा कि फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो ये यहाँ था, फिर इधर गया तो यहाँ पर पहुँच चुका, और दाएं कह रहा तो दाएं मतलब और नीचे आ जाएगा है, और कितना, 4 किलोमीटर, तो 4 ले लेंगे। अब ये यहाँ पर आ चुका है। उसके शुरुआती बिंदु से सबसे छोटी दूरी क्या है, ये आपको बताना है। तो शुरुआती बिंदु क्या है, यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पर पहुँच चुका है, तो हमें ये वाली दूरी बताना, क्या करना, ये वाली दूरी बताना है। तो ये 4 गया था और ये 4 वापस आ गया, तो 4 से 4 तो कट जाएगा। अब ये वाली दूरी 3 है, तो ये वाली जो दूरी वो कितनी हो जाएगी, ये भी 3 हो जाएगी जब ये सामने की 3 है, तो ठीक है। तो सबसे छोटी दूरी इसकी कितनी है, 3 किमी है। तो 3 किमी ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न में देखिए यहाँ पर हमें कथन दिए हैं और उसके 2 निष्कर्ष दिए हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है, फिर उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम कथन को सत्य मानते हैं। कथन को समझिए क्या कह रहा है। कथन कह रहा है कि सभी श्रृंखला, यानी कि जितनी भी श्रृंखला में, श्रृंखला मतलब मान लो श्रृंखला मतलब एस, और तो यहाँ पर मैं श्रृंखला का एस ले लेता हूँ, ये श्रृंखला है, ठीक है। अब इसका कहना है कि सभी श्रृंखला क्या है, व्रत है। जितनी भी श्रृंखला सभी की सभी व्रत है, तो मैं व्रत मतलब यहाँ पर व्रत का डायग्राम बनाता हूँ। व्रत मतलब वो वाला व्रत नहीं, व्रत का मैं यहाँ पर वी ले लेता हूँ, ठीक है, कि मैं ये व्रत बना रहा, ये नहीं, मैं डायग्राम से समझ रहा हूँ। व्रत का वी है, श्रृंखला का एस से। अब दूसरा क्या कह रहा है, कोई भी श्रृंखला, क्या कह रहा है कि यहाँ पर कोई भी श्रृंखला वर्ग नहीं है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई भी श्रृंखला वर्ग नहीं है, तो वर्ग का भी क्या करूँगा, सॉरी यहाँ पर व्रत था तो व्रत ये, ठीक है, वर्ग नहीं का, तो यहाँ पर मैं वर्ग इसका अलग से बना लूँगा। तो कोई भी श्रृंखला वर्ग नहीं है, तो ये वर्ग नहीं है, तो इसका मैं अलग बनाऊँगा। और कौन नहीं है, तो श्रृंखला नहीं है। वर्ग और श्रृंखला का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। अब हम यहाँ पर देखिए, क्या अगर वर्ग का श्रृंखला से संबंध नहीं तो वर्ग का संबंध इससे हो सकता है क्या, व्रत से, तो संभावना कि हो भी सकता है। अब कहानी है, हमें कथन में कहानी है, लेकिन हो सकता है, ये संभावना पे कह रहा हूँ मैं, लेकिन कहानी तो अभी हम ऐसे डायग्राम बनाते हैं।
अब देखिए यहाँ पर हम अब निष्कर्ष को समझते हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ व्रत, यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ व्रत वर्ग है, कुछ व्रत वर्ग है, ये क्या है, व्रत है, ये वर्ग है। क्या कुछ व्रत वर्ग है, तो वर्ग हो सकते लेकिन है नहीं, हो सकते हैं लेकिन है नहीं। क्योंकि देखिए अगर कथन में कहा था तो हम बता देते, लेकिन हो सकते हैं, संभावना है लेकिन है नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें गलत मानेंगे कि कुछ व्रत वर्ग है, तो नहीं है। यहाँ पर हो सकते हैं लेकिन है नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर कहा नहीं है कथन में। दूसरे को देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि कुछ व्रत क्या है, श्रृंखला है। क्या आपको यहाँ पर कुछ व्रत श्रृंखला दिखाई दे रही, तो व्रत ये है, श्रृंखला इसके अंदर है। जब सारी की सारी श्रृंखला व्रत है, जब सारी की सारी श्रृंखला व्रत है तो फिर कुछ व्रत तो होगी। तो जब सारी की सारी श्रृंखला व्रत के अंदर है तो कुछ तो होगी, इसीलिए दूसरा सही है कि कुछ तो हो जाएगा। ठीक है, कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा है कि जब कथन में कहा नहीं होता ना, तो हमें उसकी निष्कर्ष की नहीं सुनना है, कथन को अपने पिता के समान मानना है। अगर अपने आपका पिता कहा है तो फिर हाँ कहा सही, अगर नहीं कहा तो नहीं। ठीक है, तो इस हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर कहा नहीं था तो पहले वाले को हमने गलत माना। तो यहाँ पर केवल जो है निष्कर्ष दूसरा अनुसरण कर रहा है, तो वो हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। 21 नंबर का प्रश्न दिया, ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि संबंधित शब्द को चुनिए। यानी आपको यहाँ पर जिस प्रकार उत्तर प्रदेश का संबंध लखनऊ से है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, ये शब्द एनालॉजी का प्रश्न है। जैसे मैंने नंबर एनालॉजी करवाया था वैसे कि वैसे शब्द एनालॉजी, उसके बाद नंबर एनालॉजी के बाद आपको पता होगा लेटर एनालॉजी भी पूछी जाती है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर मध्य प्रदेश का संबंध किससे होगा। सबसे पहले आपको इनमें उत्तर प्रदेश और लखनऊ का संबंध पता करना है।